हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन कॉस्टिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जहां हमने लास्ट क्लास में मटेरियल कॉस्टिंग कवर कर लिया था, आज हम लोग एम्प्लॉय कॉस्टिंग और लेबर कॉस्टिंग पे डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें भी सेम पैटर्न हमारा रहेगा कि एक एक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड जितने भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें ना, तो आप कॉस्टिंग से देखोगे तो मैक्सिमम थ्योरी की कवरेज होती है या जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं वो कवर होता है। तो यहाँ हम लोग सारे फॉर्मूलाज भी डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और एकदम लास्ट क्लास जो एम्प्लॉय कॉस्टिंग के अपलोड करेंगे वहाँ पे हम लोग कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स जो एमसीक्यूज फॉर्म में बन सकते हैं उस पर डिस्कशन कर लेंगे। देखो, इसमें हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है, फिर वेज एंड इंसेंटिव पेमेंट सिस्टम क्या क्या है, किस तरीके से वेजेस का अब्जॉर्प्शन होगा, एफिशिएंसी रेटिंग प्रोसीजर्स, ओवर टाइम, कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, अटेंडेंस, पेरोल प्रोसीजर, आइडियल टाइम, एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर। और इन्हीं से अगर आप देखोगे ना तो एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग बहुत छोटा सा टॉपिक आज कवर करने वाले हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट दैट इज लेबर कॉस्ट क्या होता है। अब देखो, एम्प्लॉय और लेबर, पहले तो इसमें डिफरेंस समझो कि लेबर क्या होता है और एम्प्लॉय क्या होता है। जनरली हम लोग ये मानते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं, एंड जो लेबर क्लास होते हैं, मतलब जो एजुकेटेड नहीं है प्रॉपर, उनको हम लोग लेबर बोलते हैं। तो लेबर को आप पेमेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड एम्प्लॉयज़ को आप पेमेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। क्लियर? तो क्या ये हम लोग सिर्फ वेजेस की बात करें? नहीं, यहाँ हम लोग सैलरी की भी बात करें, वेजेस की भी बात कर रहे हैं। लिखा है एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट का मतलब है बेनिफिट्स पेड और पेबल टू द एम्प्लॉयज ऑफ एन एंटिटी वेदर परमानेंट और टेम्पररी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम। एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होता है वो बेनिफिट जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे करती है। किसको पे करती है? चाहे एम्प्लॉय को पे करती है, चाहे लेबर को पे करती है, या फ्यूचर में पे करेगी। किस चीज़ के लिए? उन सर्विसेज के लिए जो कि आप उनसे ले रहे हो। सर्विसेज रेंडर्ड बाय देम, कुछ ना कुछ वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और बेसिकली एम्प्लॉयज़ और लेबर का काम क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे कि अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, अकाउंटिंग का काम होगा। ये सब काम किसका? एम्प्लॉयज़ और लेबर का। क्लियर? तो ये जो वो सर्विस दे रहे हैं उनके बदले में आप उनको कुछ पे करोगे ना, उसी को हम कहते हैं एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट। इट इंक्लूड्स पेमेंट्स मेड इन कैश और काइंड। और ये भी हम लोगों को पता है कि जो भी पेमेंट एम्प्लॉयज़ को होता है वो कैश में भी हो सकता है, मतलब जैसे आप सैलरी पे कर रहे हो, आप वेजेस पे कर रहे हो, या आप काइंड में भी पे करते हो। काइंड में पे करने का मतलब क्या हुआ? कई तरह के आप उनको बेनिफिट देते हो, जैसे फूड कूपन हो गया, ट्रैवलिंग का खर्चा हो गया, टेलीफोन का खर्चा हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या है जो आप उनको काइंड में पे कर रहे हो। क्लियर? अब लिखा है कि एम्प्लॉयज़ कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। वेजेस आएगा, सैलरी आएगा, इसके अलावा अलाउंसेस एंड इंसेंटिव्स आएगा। कुछ पेमेंट होता है ओवर टाइम के लिए, जैसे अगर मान लो आपको हमने 8 आवर के लिए अपॉइंट किया है और आप पर डे 10 आवर वर्क कर रहे हो, तो ये जो 2 घंटा आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओवर टाइम है। और ओवर टाइम के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करती है। इसके अलावा एंटिटी पे करती है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड अदर वेलफेयर फंड्स। प्रोविडेंट फंड की तरफ भी पेमेंट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। एंड अदर बेनिफिट्स जैसे लीव विथ पे, फ्री और सब्सिडाइज फूड, लीव ट्रैवल कंसेशन एक्सेट्रा। लीव विथ पे क्या है कि अब जैसे अगर मान लो ये अनाउंस किया गया कि पूरे महीने में आप 3 दिन की छुट्टी ले सकते हो, बट अगर आपने 3 दिन की छुट्टी नहीं ली तो इसके बदले भी आपको पेमेंट मिलेगा। क्लियर? तो लीव विथ पे, फ्री और सब्सिडाइज फूड, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन, क्योंकि जो लेबर और एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कई तरह का बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ होती है, जैसे ट्रैवलिंग की फैसिलिटी है, कार की फैसिलिटी है, बस की फैसिलिटी है, टेलीफोन की फैसिलिटी है, फूड की फैसिलिटी है। ये भी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ इंक्लूड होगी? एम्प्लॉयज़ कॉस्ट में। तो होपफुली सबको ये पॉइंट समझ में आया होगा कि एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट क्या होता है। सिंपली वो ह्यूमन रिसोर्सेज जिसको ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट करती है, और इन ह्यूमन रिसोर्सेज में कोई भी हो सकता है। वर्कर्स हो सकते हैं, आप उनको एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं, लेबरर्स, स्टाफ, आप कोई भी टर्म यूज़ कर लो। बट बेसिकली इन टर्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जिसको आपने अपॉइंट किया, आपने किस लिए अपॉइंट किया, ऑर्गेनाइजेशन ने किस लिए अपॉइंट किया, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर सके, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइड करना, और उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन जो पे करती है उसको हम कहते हैं एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट।
होपफुली पॉइंट सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट टर्म हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, कि एम्प्लॉय कॉस्ट को हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली एम्प्लॉय कॉस्ट दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होता है जिसको कि आप डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हो किसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट पे। क्लियर? जैसे एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आपने किसी लेबर को अपॉइंट किया, किसी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अपॉइंट किया, किसी एक कॉस्ट सेंटर के लिए अपॉइंट किया, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अपॉइंट किया, तो आपको पता होगा कि आप जो भी उसकी सैलरी या वेजेस पे कर रहे हो वो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिकवर करनी है। बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब नहीं होता ये। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब है, मान लो ये फैक्ट्री है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट ए बना रहे हो, प्रोडक्ट बी बना रहे हो, प्रोडक्ट सी बना रहे हो, और इन तीनों के सुपरविजन के लिए आपने जेड को अपॉइंट किया। तो ये जो सुपरवाइजर है इसको भी तो आप सैलरी पे कर रहे होगे, बट इसकी सैलरी क्या आप सिर्फ प्रोडक्ट ए से या सिर्फ प्रोडक्ट बी से या सिर्फ प्रोडक्ट सी से रिकवर कर सकते हो? नहीं, आपको इन तीनों प्रोडक्ट से मिला करके इनकी सैलरी की रिकवरी करनी होती है। क्लियर? तो ये है इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। यही चीज़ यहाँ मेंशन भी किया गया है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए। जब आप पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करते हो तो आप उनकी सैलरी और वेजेस को उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कॉस्ट सेंटर से रिकवर करते हो। जैसे इफ इन केस मान लो कि आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री में 3 प्रोडक्ट बन रहा है ए बी सी। ए के लिए आपने अपॉइंट किया एक्स को, बी के लिए अपॉइंट किया वाई को, सी के लिए अपॉइंट किया जेड को। तो एक्स को जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी, उसकी रिकवरी आप कहाँ से करोगे? फ्रॉम प्रोडक्ट ए। और वैसे हमने बताया कि इन तीनों को, ये जो 3 एम्प्लॉयज़ हैं, इनको सुपरवाइज करने के लिए आपने अगर मान लो किसी एम को अपॉइंट किया, तो ये कौन है? सुपरवाइजर। और क्योंकि ये तीनों ही प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो इनको हम कहेंगे इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। और इसको जो भी आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हो वो तीनों प्रोडक्ट से मिला करके किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में रिकवर करना होगा। क्लियर? अब देखो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में लिखा है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज हु आर नॉट डायरेक्टली इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो डायरेक्टली इंगेज्ड नहीं है, इनडायरेक्टली इंगेज्ड है। तो डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में लिखा है कि ये इजीली आइडेंटिफेबल होता है, अलोकेबल होता है किसी एक पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट पे। जैसे अभी हमने बताया कि प्रोडक्ट ए के लिए अगर आपने एक्स को अपॉइंट किया तो एक्स की सैलरी आप कहाँ से रिकवर करोगे? प्रोडक्ट ए से। बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में लिखा है अपोर्शन्ड ऑन सम एप्रोप्रिएट बेसिस, किसी एक पर्टिकुलर बेसिस पे। जैसे सुपरवाइजर है, अगर वो कह रहा है कि हम तीनों प्रोडक्ट के लिए इक्वल टाइम दे रहे हैं तो आप 1:1:1 रेशियो में उनकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन प्रोडक्ट ए बी एंड सी। लास्ट पॉइंट लिखा है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट वैरीज विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द वॉल्यूम। क्लियर? जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी या वेजेस में भी इंक्रीज होगा। बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में लिखा है मे नॉट वैरी विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो वेजेस हम लोग पे करते हैं वो पर आवर के बेसिस पे पे करते हैं या पर यूनिट के बेसिस पे पे करते हैं। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का या पर्टिकुलर लेबर का वेजेस भी इंक्रीज करोगे। बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में तो ऐसा नहीं होता ना। जैसे सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर की तो सैलरी फिक्स है, ठीक? उसको क्या मतलब कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्ट ए का, बी का, सी का, उसको आप एक फिक्स सैलरी देते हो तो उसका कोई भी वेरिएशन वॉल्यूम के बेसिस पे नहीं होगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट मतलब जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना हो। डायरेक्ट में कह रहा है कि ये इजीली आइडेंटिफिएबल होता है किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, बट इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता। एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट में लास्ट ये चीज़ बोला है कि ये वॉल्यूम के बेसिस पे वैरी करता है, बट इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं करता है। देखो सबसे पहले समझ लो कि व्हाट इज एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट कंट्रोल। टू कंट्रोल ओवर द कॉस्ट इनकर्ड ऑन एम्प्लॉयज़। सिंपली क्या है कि एम्प्लॉयज़ पे आप जो भी खर्चा कर रहे हो आइदर इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, अलाउंसेस, किस तरीके से आप उस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, है ना। आपको अगर मान लो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 4 एम्प्लॉयज़ चाहिए और आपने 6 एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करके रखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो 2 एम्प्लॉयज़ को आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो इस कॉस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप प्रॉपर चेक रखो तो। सेकेंड पॉइंट है टू कीप द वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। भाई अगर एक यूनिट के हिसाब से आपको ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या ट्राई करेगा कि पर यूनिट जो आपको पेमेंट करे वो कम से कम करे। क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कॉस्ट कंट्रोल करनी होती है और जितनी कॉस्ट कम होगी उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सिंपल।
क्योंकि सेलिंग प्राइस तो मार्केट में फिक्स है, आपको अपनी कॉस्ट पे ही ध्यान रखना है। आप अगर कॉस्ट कम करोगे, जैसे अगर मान लो सेलिंग प्राइस 10 है, कॉस्ट प्राइस 6 है, तो नो डाउट आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 रुपीज़ का। बट अगर आप इस कॉस्ट को कम करके 4 रुपीज़ पे ले आओ तो ये आपका प्रॉफिट सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 6 रुपीज़। तो 2 रुपीज़ से आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि जो आप पेमेंट कर रहे हो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो उसको कम से कम रखे। इसीलिए लिखा है टू कीप द वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट एज लो एज पॉसिबल। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टू गिव द एम्प्लॉयज एन एप्रोप्रिएट कंपनसेशन एंड इनकरेज एफिशिएंसी। अब ऐसा भी नहीं होता है कि आप अपने लेबर कॉस्ट को कम से कम रखने के चक्कर में जो एम्प्लॉयज़ है उनको अनसेटिस्फाई कर दो, ठीक है ना। आपका ये फोकस होता है कि एम्प्लॉयज़ भी खुश रहें अपने वेजेस और सैलरीज से, एंड साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी कम से कम आए। इसीलिए लिखा है टू कीप द एम्प्लॉयज एन एप्रोप्रिएट कंपनसेशन, कि उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी मिल सके एंड इनकरेज एफिशिएंसी। तो अगर आप कॉस्ट पे प्रॉपर चेक रख पाओगे, प्रॉपर कंट्रोल रख पाओगे, तो आप उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी दे पाओगे, और जितना ज़्यादा आप कंपनसेट करोगे एम्प्लॉयज़ को, वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेंगे। तो एम्प्लॉय और लेबर कॉस्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि जो भी कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है एम्प्लॉयज़ पे उसको कंट्रोल करना, वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट को कम से कम रखना, एंड अपने एम्प्लॉयज़ को एक एप्रोप्रिएट कंपनसेशन देना दो, सो दैट वो एफिशिएंटली वर्क कर सके। यहाँ लिखा है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एम्प्लॉय कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट इज असेसमेंट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको यही समझना होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी फैक्ट्री में आपको कितने लोगों की ज़रूरत है। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि अगर एक प्रोडक्ट ए बनाने के लिए हमें 4 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और 4 लेबर की ज़रूरत है, हमने अपॉइंट करके रखा है 6, तो इस केस में हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन होगा। क्लियर। इसीलिए आपका सबसे पहला स्टेप होता है, ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है कि वो इस रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करे कि कितने लोग अपॉइंट करने होंगे। नेक्स्ट फैक्टर है कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। टाइम एंड मोशन स्टडी आपको समझना होता है कि नेक्स्ट है टाइम एंड मोशन स्टडी। एंड टाइम एंड मोशन स्टडी सिंपली हमने बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ा है। इसका मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए कितना टोटल मूवमेंट करना होगा और कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। नो डाउट आइडल टाइम जब आपके एम्प्लॉयज़ खाली बैठे हैं, जब आपके लेबर खाली बैठे हैं, एंड ओवर टाइम, इन दोनों पे भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। ओवर टाइम पे इसलिए कंट्रोल करना ज़रूरी है कि अगर आपने उनको 8 आवर्स के लिए अपॉइंट किया है तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने वर्क को 8 आवर्स के विद इन ही परफॉर्म कर ले, उनको ओवर टाइम की रिक्वायरमेंट ना हो। नेक्स्ट है वेज एंड इंसेंटिव सिस्टम, ये प्रॉपर होना चाहिए। कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर, कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जा रहे हैं, कितने ज्वाइन कर रहे हैं टाइम टू टाइम, इस पे भी आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग, प्रॉपर आपको ये इवैल्यूएट करना होता है कि वो कितने टाइम में कितना काम कर रहे हैं, कितनी यूनिट बना रहे हैं। एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी क्या है, ये भी आपको टाइम टू टाइम चेक करना होता है। अगर आप ये 8 पॉइंट्स पे, 8 फैक्टर्स पे कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर। अब इसमें एक पॉइंट जो था कंट्रोल ओवर टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग, इसमें देखो टाइम कीपिंग का मतलब क्या और टाइम बुकिंग का क्या मतलब है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लिखा है कि टाइम कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ टाइम, टोटल टाइम स्पेंड बाय द एम्प्लॉयज इन अ फैक्ट्री। एक पर्टिकुलर फैक्ट्री में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितना टाइम स्पेंड किया, इसको हम कहते हैं टाइम कीपिंग। और टाइम कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पेरोल्स, फॉर कैलकुलेटिंग ओवर टाइम, फॉर एसर्टेनिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, फॉर कंट्रोलिंग एम्प्लॉय कॉस्ट, फॉर एसर्टेनिंग आइडियल टाइम, फॉर डिसिप्लिनरी पर्पसेस एंड फॉर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जो लेबर क्लास होते हैं उनके लिए बेसिकली हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, पर आवर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं कि उन्होंने कितने आवर ऑर्गेनाइजेशन को दिए हैं, और उसी के बेसिस पे उनके पेरोल का कैलकुलेशन होता है, एम्प्लॉयज कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है, एंड सो ऑन। तो अगर आप टाइम कीपिंग प्रॉपर रख रहे हो, अगर आपको प्रॉपर पता है कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितना टाइम ऑर्गेनाइजेशन को दिया है या फैक्ट्री को दिया है, तो बहुत ही ईजिली आप उनका पेरोल बना सकते हो, ओवर टाइम बना सकते हो, एम्प्लॉय कॉस्ट को एसर्टेन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, एंड सो ऑन। अब देखो कह रहा है कि टाइम कीपिंग का क्या क्या तरीके हो सकते हैं। टाइम कीपिंग के 2 तरीके हैं, पहला मैनुअल मेथड है और दूसरा मैकेनिकल और ऑटोमेटेड मेथड है, जिसमें बेसिकली हम लोग बायोमेट्रिक वगैरह कहते हैं ना। आजकल तो हर जगह देखा है, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बायोमेट्रिक लगा हुआ है। मैनुअल मेथड में बता रहा है अटेंडेंस रजिस्टर मेथड और मेटल डिस्क और टोकन मेथड,
और मैकेनिकल और ऑटोमेटेड मेथड में पंच कार्ड अटेंडेंस हो गया या बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम हो गया। इन दोनों ही तरीके से, चाहे आप मैनुअल तरीके से चलो रजिस्टर में लिखवा करके, चाहे आप मैकेनिकल तरीके से रखो बायोमेट्रिक, दोनों ही तरीके से बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है कि एक एम्प्लॉय ने कितना टाइम सर्व किया हम इसको कैलकुलेट कर सके। अब देखो ये जो मैनुअल मेथड्स में दो मेथड है, अटेंडेंस रजिस्टर मेथड। तो अटेंडेंस रजिस्टर मेथड मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अटेंडेंस रहेगा एंट्री गेट पे और उसमें आपको ये मेंशन करना होता है हर एक एम्प्लॉय को, हर एक लेबर को, कि वो कितने टाइम पे अराइव किया, दैट इज अराइवल टाइम होता है, एंड डिपार्चर टाइम होता है कि कितने बजे आप आए और कितने बजे गए। तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें आपको मैनुअली मेंशन करना होता है। मेटल डिस्क और टोकन मेथड बेसिकली अब ये देखोगे ना तो प्रैक्टिस में कहीं पे भी यूज़ में नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉय और लेबर को एक मेटल डिस्क या टोकन दिया जाता है और जब आप अराइव करते हो फैक्ट्री में और ऑर्गेनाइजेशन में तो वो पर्टिकुलर टोकन आपको हैंडओवर करना होता है और उसी पर्टिकुलर टोकन के बेसिस पे, मतलब आपने कितना किस टाइम पे उसको हैंडओवर किया है उसके बेसिस पे जो टाइम कीपर होता है वो आपके अराइवल का डिपार्चर का टाइम नोट करता है। क्लियर? तो ये दोनों ही मैनुअल मेथड है, बट मेटल डिस्क मेथड देखा जाए तो अब प्रैक्टिस में नहीं चलता है। एंड मैकेनिकल और ऑटोमेटेड मेथड की बात करें तो एक तो पंच कार्ड अटेंडेंस है। पंच कार्ड अटेंडेंस मतलब सिंपली कि इसमें डेटा जो भी कंटेन होंगे रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको एक अपना पर्टिकुलर कार्ड इंसर्ट करना होता है कार्ड रीडर में एंड इंश्योर करना होता है कि आप ही वो करेक्ट पर्सन हो, जो कार्ड होल्डर है वही करेक्ट पर्सन है और वही उस पर्टिकुलर कार्ड को इन और आउट कर रहा है। दूसरा है बायोमेट्रिक अटेंडेंस मेथड। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि फिंगरप्रिंट के थ्रू, फेस के थ्रू, रेटिना इमेज के थ्रू आपकी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज की जाती है। क्लियर? और ये दोनों ही मैनुअल और ये दोनों ही मैकेनिकल और ऑटोमेटेड मेथड्स हैं, जिसमें से बायोमेट्रिक मेथड देखोगे तो आज की डेट में हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिलेगा। क्लियर? तो टाइम कीपिंग का मतलब क्या होता है होपफुली सब समझ चुके होंगे। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज टाइम बुकिंग। टाइम बुकिंग का मतलब होता है मेथड वेयर इन ईच एक्टिविटी ऑफ एन एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड। एक ऐसा मेथड जहां एम्प्लॉय की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। टाइम कीपिंग का मतलब होता है कि उसने कितना टाइम सर्व किया और टाइम बुकिंग का मतलब होता है उसने क्या एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में की उसका रिकॉर्ड रखना। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या ऑफ टाइम बुकिंग? टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ द जॉब और एक्टिविटी, टू मेजर एफिशिएंसी, टू एनालाइज अ वेरिएंस इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ क्योंकि देखो हर चीज़ का टाइम एक सेट होता है कि एक पर्टिकुलर आउटपुट और एक पर्टिकुलर यूनिट जनरेट करने में मान लेते हैं कि माना जा रहा है कि 2 आवर्स लगेगा और आपने कितना काम किया है इसके बेसिस पे ही तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना कि एक पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी की क्या कॉस्ट होनी चाहिए, आप कितने एफिशिएंट हो। अगर मान लो वही काम आप 3 घंटे में कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने 1 घंटा उसमें ज़्यादा लिया है। तो वेरिएंस मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड टाइम एंड एक्चुअल टाइम में। For the collection of all such data, a separate record generally known as time और job card is kept. अब इसके लिए जो टाइम बुकिंग होता है इसके लिए भी आपको मैनुअली चीज़ें मेंटेन करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ टाइम और जॉब कार्ड, और उसमें ये मेंशन होता है कि एक एम्प्लॉय ने कितनी एक्टिविटी सर्व की, कितनी आउटपुट जनरेट की, कितनी यूनिट एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बनाई है, और उसी की बेसिस पे उसकी एफिशिएंसी को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ वेरिएंस को भी कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो ये ओवरऑल फैक्टर्स थे फॉर द कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, और इन्हीं पे फोकस करना होता है सो दैट हम एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट को कम से कम रख सकें। अगर एम्प्लॉयज़ कॉस्ट को आप कंट्रोल करोगे तो नो डाउट आपकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो भी कम आएगी। क्लियर? हम उम्मीद करते हैं कि हर एक पॉइंट आप लोगों को प्रॉपरली समझ आया होगा। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।